हेलो स्टूडेंट्स, पीछे हमने डिस्कस किया थॉम्सन मॉडल। कुछ लिमिटेशन रह गई थी मॉडल के अंदर, उनको मॉडिफाई किया था रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड ने जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे उसमें भी लिमिटेशन रह गई थी, उनको किसने पूरा किया? बोर ने, नील बोर ने, जिसको बोला गया है बोर मॉडल ऑफ एटम। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि बोर ने एटम के रिगार्डिंग अपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे, कैसे रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन रह गई थी उसको कैसे दूर किया था। देखिए, जो रदरफोर्ड थी उसकी ये सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही थी कि उसने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करता है चलते टाइम। तो एनर्जी रेडिएट करेगा मतलब उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी तो वो बड़े पाथ से अपने छोटे पाथ में आ जाएगा। इतना डिस्टेंस है तो वो फिर अगली बार इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, फिर अगली बार इतना ही करेगा। तो वैसे घूमता घूमता जब उसका पाथ छोटा होता जाएगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, कम एनर्जी होती जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही घुस जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? वहाँ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को कैसे घुसने देंगे? तो ये इसकी ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड की। अब नील बोर ने उसके बारे में क्या बताया था वो देखिए। नील बोर का मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख रखी है। देखिए, नोबेल प्राइज मिला था इस वर्क के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया था, उस पर वर्क किया था एटम के स्ट्रक्चर पे, उसके लिए बोर को नोबेल प्राइज मिला था 1929 में, ठीक है। बोर ने बताया कि जब रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी रेडिएट करता ही नहीं। जब वो घूम रहा है ऐसे तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ये किसने बताया? बोर ने। तो वो फिर कब करेगा वो देखते हैं। देखिए, जो ऑर्बिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। ये तो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8 आते हैं, ऐसे। तो नील बोर ने बताया कि जब सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में जाएगा, मतलब हायर से लोएस्ट में जाएगा, ऐसे ही कह सकते, क्योंकि सेकंड से फर्स्ट में जा सकता है, थर्ड से सेकंड में जा सकता है, थर्ड से फर्स्ट में जा सकता है इलेक्ट्रॉन। बट ये डेफिनेशन ठीक रहेगी कि हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी एमिट करता है, तो एनर्जी रेडिएट करता है। दिस एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, प्लैंक कांस्टेंट एच होता है, तो फोटोन की एनर्जी के इक्वल होता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक फोटोन के इक्वल एनर्जी एमिट करता है। अब क्यों करता है ये भी देख सकते हैं हम। ये देखिए, बड़ा पाथ है तो इसका बड़ा पाथ कवर करने के लिए मतलब ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब इसकी कह सकते हैं एनर्जी ज़्यादा है इस सर्कल की। और जो ये उसका है पाथ है, ये कम सर्कल है तो इसकी एनर्जी कुछ कम ही होगी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये नहीं कि वो पूरी एनर्जी उठा के ले जाए, तो फिर इसमें रिवॉल्व कैसे होगा? वो तभी यहाँ स्टेबल रह सकता है जब इस सर्कल की एनर्जी के इक्वल एनर्जी हो उसकी। तो यहाँ उसकी ज़्यादा थी, यहाँ आने के लिए वो इसके इक्वल ही रखेगा। सपोज करो यहाँ 10 जूल एनर्जी है, इसमें 8 जूल चाहिए, तो 10 से 8 में तभी रिवॉल्व करेगा जब 2 छोड़ के यहाँ आएगा, 8 के इक्वल होगी उसकी एनर्जी, तभी तो इसमें रिवॉल्व कर पाएगा। तो 8 थी वो 10 में कन्वर्ट करेगा। 10 में कन्वर्ट करने के लिए दोनों का जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, भाई पहले 10 था अब उसको 8 ही रखनी है क्योंकि इसमें तो 8 ही जरूरत है बस, तो 2 एमिट कर देगा। इसलिए वो एमिट यहाँ रेडिएट करता है एनर्जी जब वो एक स्टेट से दूसरे में जाता है, न कि वो एक में ही घूम रहा है तो चलते चलते वो रेडिएट कर रहा है एनर्जी। ये किसने बताया था? बोर ने, कि वन स्टेट टू हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जाता है तो ही एमिट करता है इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी। कैसे? देखिए, सेल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल बोला है इलेक्ट्रॉन की, सेकंड सेल, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट को बोला गया के सेल जो कि n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ही है तो 1 लेंगे n की वैल्यू, के सेल नाम रख दिया, n इज इक्वल टू 2 पे l सेल रख दिया, n इज इक्वल टू 3 पे m सेल नाम दे दिया, n इज इक्वल टू 4 पे n सेल। तो सीधा अगर नाम देते हैं के सेल में इलेक्ट्रॉन तो हम समझ जाएंगे वो फर्स्ट में है, n इक्वल टू 1 पे है। m सेल में एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब n इज इक्वल टू 3 पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए n के l m n का नाम रख दिया। एनर्जी लेवल्स हैं एटम के, ऐसे होता है। तो देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट करेंगे, किस सेल में कितने होंगे, ये किस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं? 2n स्क्वायर से। n इज इक्वल टू 1 के लिए देखें तो यहाँ 1 रखेंगे, मतलब फर्स्ट जो सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड में n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, यहाँ 2 2 जी 4, 4 2 जी 8, मतलब 8 एग्जिस्ट करते हैं अगली में। तो इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट
करते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा बोर। एक्सप्लेन किया था बोर ने स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन किया था। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है वो ही देख लेते हैं। पहले देखिए एक ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे में जंप करता है, एनर्जी एमिट करता है, तो जो सीरीज बनती है आने की यहाँ से यहाँ या इन लाइंस को ही बोला गया स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, तो एक ट्रिक लिख रखी मैंने कि कैसे सीरीज बनते हैं, कहाँ से कहाँ जाएगा। तो ये सीरीज से याद रख लेना, LBP, L फॉर लाइमन सीरीज, B फॉर बाल्मर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पफेंट सीरीज। तो आप यहाँ से सीरीज से याद रख सकते हैं, याद रहेगी कि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी सीरीज कब पहले आती है, कौन सी बाद में आती है। तो L तो लाइमन, L तो थोड़ा नाम अलग ही है, BP। ठीक है, देखिए फर्स्ट है लाइमन सीरीज, कब ऑब्जर्व हुई थी ये नील बोर को देखते हैं। देखिए यह स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने, यहाँ न्यूक्लियस है, ये N=1 है, N=2 है, N=3 है, स्टेट ले रखे हैं बहुत सारी इलेक्ट्रॉन्स की। अब इलेक्ट्रॉन अगर N=1 पे आता है कहीं से, चाहे 2 से आओ, 3 से आओ, 4 से आओ, 5 पे आओ, अगर N=1 पे सीरीज मिली, दिस इज लाइमन सीरीज। N=2 पे कोई सीरीज मिलती है, चाहे अपर लेवल से वो कहीं से आओ, 3rd से आओ, 4th से आओ, 5 से आओ, 6 से आओ, N से आओ, बट जहां N=2 पे लाइन मिली, दिस इज बाल्मर सीरीज। N=3 पे मिली, कहीं से अपर लेवल से आओ बट 3 पे आके गिरे, 3 पे आके इंसिडेंट हो, ये कह सकते हैं, तो दिस इज पार्सन सीरीज। अगर 4 पे मिले तो ब्रैकेट सीरीज, अगर 5 पे मिले अपर लेवल से कहीं से आए बट मिले 5 पे, दिस इज पफेंट सीरीज। ध्यान रखनी है, N=1 पे तो सिर्फ लाइमन सीरीज ही मिल सकती हैं। ठीक है, लाइमन ही नाम रखा, अगर 1 पे आ गई तो N=2 तक आके रह गई, दिस इज बाल्मर सीरीज। तो ये देख लेना, मैंने अच्छे समझा दिया, यहाँ मैंने N की वैल्यू भी लिख रखी है। ठीक है, अब लाइमन सीरीज में क्या क्या कंडीशंस थी वो देखते हैं। फर्स्ट लाइमन सीरीज अच्छे से समझ लेते हैं, सभी पे सेम प्रॉपर्टी, सेम रूल रेगुलेशन, क्योंकि N की वैल्यू ये बता चुकी तो वही लागू होते हैं। तो थोड़ा स्पीडली ले लेंगे ताकि लंबी वीडियो ना बने। तो फर्स्ट देखिए, बोर पोस्टुलेट दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप टू फर्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम कहाँ से, कोई भी आउटर ऑर्बिट से, एनी आउटर ऑर्बिट, बट कंडीशन ये कि फर्स्ट पे जंप करना चाहिए, N=1 पे ही इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, चाहे आए वो कहाँ से, 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, इनफाइनाइट से आए, बट ये कंडीशन याद रखना, लाइमन सीरीज में N=1 पे ही जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, हायर एनर्जी लेवल से 1 पे ही आएगा। ठीक है, तो वहाँ वेव नंबर निकाला है स्पेक्ट्रल लाइन का। कई बार क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल होते हैं वहाँ वेव नंबर पूछ लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है 5 से आया और 1 पे जंप किया उसने, इलेक्ट्रॉन 5 जो ऑर्बिट है वहाँ से लेके और N=1 पे जंप कर गया। अब हमें फ़ौरन पता होना चाहिए कि 1 पे जंप किया है तो लाइमन सीरीज मिलेगी, अब 5 से किया है तो कोई बात नहीं, N2 हम 5 रख देंगे फॉर्मूला में। ठीक है, तो वहाँ से वेव नंबर पूछ ले तो हम ये फॉर्मूला पुटअप करेंगे, दिस इज वेव नंबर। ठीक है, न्यू बार से डिनोट करते हैं 1/λ, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है C/λ। तो ये न्यू बार को 1/λ भी रख सकते हैं, इज इक्वल टू फॉर्मूला फिक्स है, ये याद ही रखना है। ठीक है, R रेब्रेक कांस्टेंट इनटू 1/n 1 स्क्वायर होता है, कहाँ जंप किया ये वैल्यू यहाँ रखनी होती है। लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करते हैं, N=1 पे जंप करते हैं, तो यहाँ 1 का स्क्वायर रखेंगे, -1/n का स्क्वायर। ये n की वैल्यू अब क्या क्या रख सकते हैं, वो कहाँ से जंप कर सकता है, हायर एनर्जी लेवल, 2 से कर सकता है, 3 से कर सकता है, 4 से कर सकता है। अब मैंने बताया जैसे 5 से कर रहा है तो यहाँ 5 रख देंगे, जहाँ से जंप कर रहा है वो यहाँ वैल्यू रखेंगे, और लाइमन सीरीज करेगी 1 पे जंप तो ये 1 फिक्स रहेगा। अब वो कहाँ से करना है बस वो वैल्यू यहाँ पुट करनी, इससे हमें वेव नंबर पता चल जाएगा और वेव लेंथ पता चल जाएगी। जैसे 5 से 1 पे कर रहा है तो इसकी वेव लेंथ भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है 5 एनर्जी लेवल से 1 पे जंप किया तो उसका वेव नंबर भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। R रेब्रेक कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी फिक्स है, दिस इज दिस 1.097 10⁻⁷ पर मीटर। यहाँ पे R की वैल्यू रख देंगे, यहाँ जिससे वो जंप कर रहा है वो रख देंगे, बस सारी वैल्यूज हो गई। तो लैम्डा भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वेव नंबर भी। लाइमन सीरीज
डिस्कवर हुई थी अल्ट्रावायलेट रीजन में, अल्ट्रावायलेट यूवी रीजन बोलते हैं ना, वहाँ डिस्कवर होती है लाइमन सीरीज, ये भी याद रखना है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट में लाइमन मिलेगी, बाल्मर जो है विजिबल रीजन में मिलेगी, और बाकी तीनों हैं इंफ्रारेड में मिलेंगी। बस तीन ही तो होती है और याद भी रखनी है, तो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट जो अल्ट्रावायलेट में मिलेंगी, बाल्मर सीरीज विजिबल में मिलेंगी, बाकी तीनों इंफ्रारेड रीजन में मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाल्मर सीरीज सिर्फ सेम मेथड सेम प्रॉपर्टी अभी जो पीछे स्टडी किया वही लागू होती हूँ। बता देती हूँ कि बाल्मर सीरीज कब मिलती है हमें, जब इलेक्ट्रॉन हमें 2 पे मिले, 2 पे जंप करके जाए ऊपर कहीं से भी, चाहे 3 से 2 पे आए, 4 से 2 पे आए, 5 से 2 पे आए या इनफाइनाइट से 2 पे आए, बट कहाँ जंप होना चाहिए, 2 पे। सेम फॉर्मूला है, बस एन की वैल्यू तो जहाँ से जंप करे वही रखनी होती है। बाल्मर की यहाँ 2 हो जाएगी, लाइमन में यहाँ 1 का स्क्वायर था, अब 2 पे जंप करा 2 का स्क्वायर, अब पास्टन के लिए 3 पे जंप करेगा तो 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट्स के लिए 4 पे जंप करेगा 4 का स्क्वायर। सिर्फ ये फॉर्मूला में जहाँ जंप कर रहा वो चेंज कर देंगे, बाकी सभी सेम है। आर की वैल्यू सेम है, लैम्डा मिलेगा या वेव नंबर मिलेगा। ये मैं बता चुकी कि बाल्मर विजिबल रीजन में मिलेगी, पास्टन इंफ्रारेड में मिलेगी, ब्रैकेट्स इंफ्रारेड में और पफन भी इंफ्रारेड में, ठीक है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन, इसकी वैल्यू पुट करके कि वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर एनी सीरीज। कोई भी सीरीज के लिए हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं या वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम है, क्या होता है एनर्जी लेवल डायग्राम, मतलब एनर्जी को शो करेगा, फर्स्ट लेवल की सेकंड की एनर्जी को जो रिप्रेजेंट करता हो, ऐसे डायग्राम को एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कैसे, देखिए a diagram which represent the total energy of the electron in the different stationary orbit of the atom is called the energy level diagram। different जो जो different स्टेट होते हैं इलेक्ट्रॉन की, ये है नेक्स्ट है, इनकी जो एनर्जी को एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करे उसको बोला गया है एनर्जी लेवल डायग्राम। देर आर डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द 2 स्टेट्स देन इलेक्ट्रॉन एमिट अब्जॉर्ब एनर्जी अकॉर्डिंग टू। ये कह रहा है कि डिफरेंस कब आता है दोनों सभी की स्टेट्स में। देखिए इलेक्ट्रॉन अगर हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जाता है, मतलब हाई थी पहले उसके पास, अब लो एनर्जी स्टेट में जाएगा तो मतलब उसको छोड़नी पड़ेगी एनर्जी, क्योंकि यहाँ तभी घुस सकता है जब इसके इक्वल ही एनर्जी वो रखे, तो इसका मतलब उसको एमिट करनी पड़ेगी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को। तो एमिट कब करता है, जब हाई स्टेट टू लो स्टेट आए। बट इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट स्टेट में है, वो सेकंड में जाना चाहता है, मतलब n इज इक्वल टू 1 पे है और इलेक्ट्रॉन चाहता है मैं n इज इक्वल टू 2 पे चला जाऊं। अब 2 की तो एनर्जी ज़्यादा ही मिलेगी, सर्कल बड़ा है तो ज़्यादा एनर्जी, मतलब समझाने के लिए आप सोच सकते हो बड़ा सर्कल तो बड़ी एनर्जी है, तभी तो वो इतने में चक्कर लगा पाएगा। अब 1 पे है उसके पास कम एनर्जी है, 2 में अगर वो जाना चाहता तो उसको ज़्यादा नीड है, जरूरत है और एनर्जी की, तो वो अब्जॉर्ब कर लेगा बाहर से। तो अब्जॉर्प्शन कब होता है कि लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट जाए। एमिशन कब होता है एनर्जी का, एमिट कब करता है, हाई टू लो जाए, ठीक है। ये वैसे प्रैक्टिकली भी आप सोच ही सकते हो, एमिट करेगा तो मतलब एमिट तो तभी करेगा जब लो वाले में जाएगा, क्योंकि उसको कम एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए ये फिक्स होता है फॉर्मूला, ये भी आपको याद रखना। एनर्जी की वैल्यू होती है, सभी स्टेट्स की बात कर रही हूँ मैं क्योंकि एन रख दिया। अब जिस स्टेट में आप निकालना चाहो वहाँ निकाल सकते हो। एनर्जी होती है -13.6 बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है। -13.6 आगे भी यूज होंगे तो इसको याद रखना है कि एनर्जी की वैल्यू होती है -13.6 बाई एन स्क्वेयर। अगर फर्स्ट की बात करूँ मैं, बिल्कुल सर्कल में n इज इक्वल टू 1 था, फिर n इज इक्वल टू 2 था। अब मैं इसकी निकालना चाहती हूँ तो n इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो ग्राउंड स्टेट की क्या निकल के आई, 1 का स्क्वायर इज 1, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं n इज इक्वल टू 2 के लिए फाइंड आउट करूंगी तो यहाँ 2 रख दूंगी, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको कट किया तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 के लिए निकालूंगी या 3 रख दूंगी, 3 स्टेट के लिए यह निकल के आ गई। इनफाइनाइट के निकालूंगी तो 1 बाई इनफाइनाइट 0 इक्वल होता है, तो मतलब सबसे बाहर जो इनफाइनाइट पे है वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या, 0 ही हो गई तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, रिमूव हो गया। दिस इज द एनर्जी ऑफ द एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव टू द इन्फिनिटी। रिमूव होगा, बाइंड ही नहीं रहेगा, वहाँ 0 हो जाएगी इनफाइनाइट पे जाके। अब एक बार डिफरेंस देख लो, देखिए फर्स्ट जब ग्राउंड स्टेट की हमने एनर्जी निकाली ये आई, अगली की निकाली, देखिए कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगली की निकाली थर्ड स्टेट की
तो देखिए वहाँ थोड़ा सा कम डिफरेंस है, और अगले की निकालेंगे और कम डिफरेंस होता जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, फिर डिफरेंस कम होता जाएगा, फिर और कम होता जाएगा। उसी पे बेस्ड है एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए एक बार ये है n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 एनर्जी के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, इनफाइनाइट के लिए। तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले देखो एनर्जी का गैप 1 और 2 के बीच में बहुत ज़्यादा था, -13.6 और -3.4। फिर 3.4 और 1.51 के बीच में थोड़ा कम डिफरेंस हो गया, फिर और ऊपर गए और कम हो गया, और ऊपर गए और कम हो गया। इसीलिए गैप है, डिफरेंस है लाइंस में। मैं ऐसे भी ये बना सकती थी एनर्जी लेवल डायग्राम, बट फर्स्ट और इसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस मिला, फिर और कम मिला, फिर और कम होता गया। एक टाइम आया देखो बिल्कुल मिलने को रखें, और ये डॉटेड लाइन है इनफाइनाइट के लिए रखी मैंने, इनफाइनाइट तक जाके वो बिल्कुल मिल जाएंगे। तो देखिए जो सीरीज हमें मिल रही थी, ऑब्जर्व हो रही थी, फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 पे कौन आ सकता है इलेक्ट्रॉन, अपर स्टेट से 1 पे आएगा, तो इस सीरीज को क्या बोला था, 1 पे आ गया तो लाइमन सीरीज। अब 2 पे जो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आओ ऊपर लेवल से जंप करके आ रहा है तो ये बाल्मर सीरीज थी। अब और ऊपर से कहीं से भी आओ बट 3 पे आ रहा है तो पास्टन सीरीज है। 4 पे हमें ऐसे मिल रहा है इलेक्ट्रॉन जंप करके, देखो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ब्रैकेट सीरीज है। 5 पे अगर आ रहा है तो पफन सीरीज है, एनर्जी ले रखी इलेक्ट्रॉन वोल में। दिस इज नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम। अच्छे से समझ आई हो गया होगा कि कैसे गैप आया, गैप क्योंकि एनर्जी में गैप आया। किस तरह से एनर्जी फाइंड आउट करेंगे हम, इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, -13.6/n²। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर ने 3 पोस्टुलेट बताए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मॉडल के लिए, याद भी रखने, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में उठा लेते हैं ये। फर्स्ट देखिए क्या बताया था, वही बताया था जो वैसे तो पीछे इम्पैक्ट पैरामीटर डिस्कस कर चुके कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, वहाँ 2 फोर्स काम करते हैं, 1 इज सेंटीपिटल फोर्स एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तो अभी डिस्कस कराया था हमने। सेंटीपिटल फोर्स होता है F इज इक्वल टू mv²/r, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है चार्ज इंटू चार्ज 1/4πε0 इंटू r², डिस्टेंस का स्क्वायर। अब 1/4πε0 को जस्ट इसने के रख दिया ताकि छोटा दिखे, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है। Z(e²/r²), दोनों फोर्स इक्वल काम करते हैं तभी इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहेगा, तो दोनों को इक्वल रख दिया। ये उसका फर्स्ट पोस्टुलेट था बोर का। सेकंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्टेट में भी पूछा गया है। यहाँ बताया था बोर ने कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएट एनर्जी, रेडिएट एनर्जी करते ही नहीं, स्टेशनरी ऑर्बिट होता है उनका। तो वहाँ टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π के। एंगुलर मोमेंटम देखिए, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो मतलब आर का कंसेप्ट आ जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है mv और r से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोर ने बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है l, वो किसके इक्वल होता है, h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के। n की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 जो भी, ठीक है। तो l की वैल्यू क्या है, mvr, h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल है। ये सेकंड पोस्टुलेट था। कई बार डायरेक्ट पूछते हैं कि एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल बताया था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड था कि इलेक्ट्रॉन जो है या तो इमिशन होगा या अब्जॉर्प्शन एनर्जी का कब करता है इलेक्ट्रॉन, जो वो एक स्टेट से दूसरी में जाए। ऊपर से हायर स्टेट्स टू लोअर आएगा तो इमिट करेगा एनर्जी, अगर लोअर टू अपर जाएगा तो अब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का। बस यही बताया था। एनर्जी क्या था डिफरेंस, दिस इज सपोज कर लो, देखिए ये सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E1 है। यहाँ से यहाँ आएगा तो कुछ एमिट करेगा एनर्जी, दिस इज hν। hν किसके आएगी, इक्वल होगी E2 - E1 भी। इस लेवल के और अंदर वाले लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस है वही hν है, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, E2 - E1। अब देखिए इतनी बातें बताई थी बोर ने, नोबेल प्राइज भी मिला था, बट फिर भी कुछ लिमिटेशंस रह गई थी बोर थ्योरी के अंदर। वो क्या थी देखिए, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंपलेस्ट एटम लाइक हाइड्रोजन एटम, जिसमें Z = 1 होता है। ये कह रहा है कि ये थ्योरी सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे ही एप्लीकेबल हुई। Z इज ग्रेटर देन 1 आएगा, यहाँ ग्रेटर देन 1 लेते हैं क्योंकि 1 तो हाइड्रोजन एटम का तो बताया ही इसने,
ठीक है, बट ग्रेटर देन 1 लिया तो ये एप्लीकेबल नहीं हुई, ये ड्रॉबैक रह गई थी कि द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन वाई द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आज टेकन इन सर्कुलर। इस थ्योरी ने एक्सप्लेन ही नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करता है, ये बताया था, जबकि इलेक्ट्रॉन इलेप्टिकल पाथ में भी रिवॉल्व कर सकता है, ऐसे होता है ना इलेप्टिकल पाथ। तो इसके बारे में बोर थ्योरी ने कुछ भी नहीं बताया कि क्यों नहीं करता इलेप्टिकल पाथ में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव क्यों नहीं करता। ठीक है, बोर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इवन इन हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल लाइन भी नहीं बताई बोर थ्योरी ने। डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, ना ही जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी हाइड्रोजन एटम की बताई इसने तो सिर्फ, तो बाकी की भी नहीं बताई। और जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी हाइड्रोजन एटम में उनकी इंटेंसिटी क्या है, ये इसका भी कहीं जिक्र नहीं किया कि किस इंटेंसिटी की मिल रही थी जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी वो। ठीक है, एक्साइटेशन क्या होता है, एक्साइटेड होना मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट जो n=1 होता है ना वो ग्राउंड स्टेट होती है। ठीक है, n=1 पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=2 पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो क्या होता है देखिए, जंप करता है इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में, ऊपर जाता है, आउटर स्टेट में जाता है, उसी को बोला गया भाई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा है। ठीक है, ऑब्जॉर्व करेगा कुछ एनर्जी, ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन टेकन फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट जाएगा। तो फर्स्ट ग्राउंड से अगर वो n=1 से 2 में जा रहा है तो मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, सेकंड में जाएगा तो मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, इसी को बोला गया है। तो जाएगा तो देखो कैसे जाएगा, सपोज करो ये E1 है, ये E2 है, इसकी एनर्जी अभी निकाली थी पीछे हमने -13.6 होती है, n=2 पे -3.4 होती है। यहाँ से यहाँ एक्साइटेड हो रहा है इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो कितना एनर्जी डिफरेंस आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो E2 - E1 इतनी ही एनर्जी वो एमिट करेगा। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है E2 के कितने -3.4 माइनस E2 में से E1 वाली माइनस कर देंगे, E2 की तो ये है माइनस क्या E1 की ये है, कितनी एनर्जी निकल के आई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पोटेंशियल किसको बोला गया है, अगर ये वोल्ट में कन्वर्ट कर दें 10.2 तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, मतलब आयनाइज करना इलेक्ट्रॉन को वहां से, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम, मिनिमम एक्सेलेरेटेड पोटेंशियल विच वुड provide an electron energy sufficient just to remove it from the outermost orbit of the atom is called the ionization potential। ये कह रहा है कि आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को जस्ट रिमूव करने के लिए, भाई यहाँ से रिमूव हो जाए जस्ट, जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोला है। या पोटेंशियल की तो पोटेंशियल के मतलब रिगार्डिंग देखे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा ये। तो जस्ट रिमूव करने के अपनी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा है, उसको जस्ट वहां से रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको क्या बोला गया है, आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब आयनाइज करना इलेक्ट्रॉन को, रिमूव करना वहां से जस्ट। तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से अगर हम रिमूव करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को, ग्राउंड स्टेट मतलब n=1, वहां एनर्जी देखो कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, -13.6 होती है। अब यहाँ से रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से, तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देंगे तो वहां से जस्ट रिमूव होगा, बाहर से देंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो जितनी एनर्जी की नीड होगी एक इलेक्ट्रॉन को स्टेट से रिमूव करने के लिए उसको बोला गया है आयनाइजेशन एनर्जी, और दैट पोटेंशियल इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू। और कुछ अगर सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।